स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही अमेजिंग होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सब काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी एजुकेटर एट फिजिक्स वाला, और आज हम विद स्क्रैच के साथ स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट में लाइफ प्रोसेस का एंटायर चैप्टर। यस, यू हर्ड इट राइट, हम पूरे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले हैं एक वन गो में। तो यस, आपको बढ़िया से मिड टर्म्स में हेल्प मिलने वाली है। इस एक वन शॉट को आप देख लोगे, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी डिटेलिंग हम देख लेंगे फ्रॉम द न्यूट्रिशन टिल द एक्सक्रीशन। तो मेक श्योर जरूर करना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप इसे जरूर देख रहे हो, हर एक चीज अच्छे से समझना, ताकि अभी जो आपके मिड टर्म्स आने वाले हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों। कि भाई लाइफ प्रोसेस होता क्या है एंड हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है कि नहीं है? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, बट आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कैसे करते हो? आप कैसे पता लगाते हो कि सामने वाला पर्सन या सामने वाला ऑब्जेक्ट आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है? अब मैं कहूं कि ये पेन हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आप क्या कह सकते हो इस पेन को लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, क्योंकि ये तो नॉन लिविंग है आपका। तो आप कैसे डिफाइन करते हो भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे होते हैं? ग्रोथ कर रहे होते हैं। हम छोटे से बच्चे थे, बच्चों से बड़े 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 होकर के इतने लंबे हो गए, प्यूबर्टी ने हमें हिट किया, हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले। तो सबसे पहला साइन आप क्या बताते हो? ग्रोथ बताते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा? ग्रोथ कर रहा होगा डेफिनेटली। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा? प्राणायाम कर रहा होगा, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना, मतलब ब्रीदिंग कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? डेफिनेटली कर रहा होगा। अब मैं इस पेन को बोल दूं कि तुम ब्रीदिंग करके दिखाओ, एयर अंदर और हवा बाहर छोड़ करके दिखाओ, तो कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसके बाद सेंसिटिविटी, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं या तुम कहीं पे भी खड़े हो, अपने घर में खड़े हो, पीछे से आकर के कोई टैप करके तुम्हें बोलता है या सुना बताता है, कुछ उसने बोला नहीं, सिर्फ टच करके तुम्हें बुलाया, तो तुम सेंस कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तुमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में, टच के बारे में एक सेंस मिलता है, सेंसिटिविटी रहती है कि तुम्हारे आसपास एनवायरमेंट में हो क्या रहा है। ये पेन डिटेक्ट कर सकता है, मैं इसको पकड़ी हुई हूँ, क्या ही पता इसको, है ना। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। वैसे बच्चों रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक क्या कह सकते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, कि इससे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? आपके खुद जैसे एक प्रोजेनीज प्रोड्यूस करना, जो कि आपके धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं, उनके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा हम क्या शो करते हैं? हम मूवमेंट शो करते हैं। अब ये मैं पेन कहूं, इसके पैर निकल जाए और ये दौड़ करके उधर चला जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ब्रीदिंग, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मूवमेंट, ग्रोथ, ये सब क्या बताता है? कि वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट along with the growth, breathing, response to stimuli, reproduction can define an organism as a living organism। और ये सारे फीचर्स आपको किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैम हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमें अपनी लाइफ को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को मेंटेन नहीं करेंगे, हम अपने आप को न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल के फॉर्म में नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? हम किस तरीके से अपनी लिविंग को, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे? इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। मीनिंग क्या हुआ इसका? मतलब ध्यान से समझना, प्रोसेस दैट आर कैरीड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले क्यों डिफाइन करे? क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ये सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर व्हाट पर्पसेस? टू अचीव द ऑप्टिमम हेल्थ। मैं जिस कंडीशन में हूँ, एक प्रॉपर हेल्दी इंटरनल एनवायरनमेंट है, हेल्दी एक्सटर्नल मेरी बॉडी है, तो ये ऐसे ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, लिविंग रहने के लिए मुझे
ये सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसके लिए मुझे फ्यूल चाहिए होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं भाई। बिना न्यूट्रिएंट्स के मैं जिंदा कैसे रहूंगी, बिना कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी कैसे बनाऊंगी। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मतलब अपने इंटरनल जो केमिस्ट्री है, मॉलिक्यूल्स है, उसका कंसंट्रेशन मेंटेन रखना, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना, एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकूं। यहाँ खड़े होकर के मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कैसे पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं। उस न्यूट्रिएंट से मेरी बॉडी ने क्या बनाई है, एनर्जी बनाई है। यही एनर्जी से मैं क्या कर रही हूँ, अपने डे टू डे लाइफ के वर्क परफॉर्म कर रही हूँ, अपनी लाइफ को लिविंग बना रही हूँ, सस्टेनेबल बना रही हूँ और अपनी एक ऑप्टिमम हेल्थ मेंटेन कर रही हूँ। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। अब देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस जिसको परफॉर्म करके आप अपनी ये ऑप्टिमम हेल्थ को मेंटेन कर हो। तो उसमें से सबसे पहला क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में सबसे पहला आ जाता है बच्चों आप लोगों का न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं एंड इसी न्यूट्रिएंट्स का हम क्या करवाते हैं बच्चों, डाइजेशन करवाते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, इसी न्यूट्रिएंट्स का क्या कराती है, डाइजेशन करवाती है। और डाइजेशन से आपके जो सिंपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, ग्लूकोज बनता है, अमाइनो एसिड्स बनते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स बनते हैं, उसका क्या करती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करके क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है इन दी फॉर्म ऑफ ATP and this ATP is the energy currency जो हमारे डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कराने में, ड्राइव करवाने में हेल्प करती है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो जाता है बच्चों, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स का हम क्या कराते हैं, डाइजेशन कराते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइंड ही ऐसी नहीं है कि हम इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को डायरेक्टली यूज कर सकें, हमें उन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, हमने डाइजेशन कर लिया, खाना पचा लिया, जो छोले भटूरे, मैगी, पास्ता, पिज्जा और जो हेल्दी लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाई, उसको डाइजेस्ट करा लिया। अब उससे हमारी बॉडी ने क्या बनाना है, ऑक्सीजन का यूज करके ATP बनाना है, रेस्पिरेशन करनी है, जो कि आपको मैं 2 टाइप के पढ़ाऊंगी। अब बच्चों हमने एनर्जी बना ली, हमने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, बट वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहे हैं ना, है ना। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन से हमें उस न्यूट्रिएंट्स को अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो कराना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें वाया ब्लड हम सारे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो हमने ऑक्सीजन ली होती है हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ताकि वो प्रॉपरली अपने सारे लाइफ प्रोसेस के फंक्शन परफॉर्म कर सके। एंड लास्ट में बेटा जी एक बात बताओ, जब घर में बैठ करके मैम ने तुम्हें क्राफ्ट मटेरियल कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए देता है तो कितना भर भर के कचरा जमा करते हो तुम लोग। तो मतलब हम जो भी प्रोसेसेस, ये सारे प्रोसेसेस जो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम उसमें मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो अब इस मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव कराना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन बोल देते हैं, जिस प्रोसेस में हम बॉडी में होने वाली सारी प्रोसेसेस के थ्रू जो आपका वेस्ट जनरेट होता है, उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट या हम उसको नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं, वो हम रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड विद खाना खाना एंड खाने को डाइजेस्ट करना। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होने वाला है भाई, ऑब्वियसली न्यूट्रिशन होने वाला है। तो न्यूट्रिशन बच्चों होता क्या है, देख रहे हो कितनी प्यारी सी गाय है न्यूट्रिशन लेती हुई। ठीक है, अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप क्या कर रहे हो, फूड का इनटेक कर रहे हो, और उस फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जिसको शॉर्ट में कार्ब्स लिख रही हूं मैं। दूसरे प्रेजेंट होंगे आपके फैट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, उसके अंदर विटामिन्स एंड मिनरल्स की प्रेजेंस हो सकती है। तो इसी प्रोसेस को जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फूड का इनटेक करते हैं और उस फूड का यूटिलाइजेशन होता है हमारी बॉडी के थ्रू
उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन, क्योंकि जब तक हम बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, न्यूट्रिशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद ईच अदर बच्चों, ठीक है। तो हमारी गाय ने क्या कर लिया है, हमने क्या कर लिया है, खाना बढ़िया से इनटेक कर लिया है। अब इस खाने का मोड जो होता है बच्चों वो बहुत ही अलग अलग होता है। मतलब कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट प्लांट खा रहे होते हैं आपके, ठीक है, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, धूप में खड़े होकर के अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बच्चों हमें दो चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो अपने खाने को ऑब्टेन कर रहे हैं, है ना। तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, ऑटो मतलब सेल्फ, वो गाड़ी वाला ऑटो मत समझ लेना, ठीक है। ऑटो का मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सेल्फ अपना खाना सिंथेसिस कर रहा है। ट्रॉफिक का मतलब होता है खुद से अपने खाने को सिंथेसाइज करना, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय व्हाट प्रोसेस, सॉरी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या, वो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ग्रीन प्लांट्स हो गए, एंड कुछ बहुत बैक्टीरिया भी होते हैं बच्चों जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो भी अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय परफॉर्मिंग दी फोटोसिंथेसिस, और वो भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, नॉट सेल्फ। हेटेरो का मतलब अपना खाना वो खुद से सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम हमारी मम्मी भी तो खाना बना रही है। बेटा जी, मम्मी वो खाना बना रही है जो ऑलरेडी प्लांट्स प्रिपेयर कर चुके हैं। मम्मी तुम्हारे छोले बना रही हैं, तुम्हारे राइस बना रही हैं, रायता बना रही हैं, या फिर कोई भी सब्जी बना रही हैं। वो आई कहाँ से है, आई तो प्लांट से ही है जिन्होंने ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस कर ली है और खाना प्रिपेयर कर दिया है इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे वो मत समझना कि मम्मी किचन में जाकर के खाना बना रही है तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक में ही डाल देंगे, वो नहीं होता है। मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है बच्चों, हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। ये आपका फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या हो गए, सिंपल हम लोग हो गए, हम भी एनिमल्स की, सोशल एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। नॉर्मल एनिमल्स हो गए, फंगस हो गई आपकी, फंगस भी डायरेक्टली अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए कोई प्लास्टिड या क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अपने प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम ना यहां से प्रोसेस जो पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है, बहुत हाई या 4 मार्क्स का 5 मार्क्स का नहीं आएगा, बट 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का डेफिनेटली आ सकता है। एंड दैट प्रोसेस इज नन अदर देन योर फोटोसिंथेसिस, जो किस में आता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्लांट क्या कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या कर रहा है प्लांट, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है इन दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस होना बाय यूजिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट एंड ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। मतलब जब पूरा फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो लास्ट में ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे लिए भी जरूरत है, क्यों? क्योंकि हम रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। तो जो आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रही है दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर अस और फॉर आवर नेचर ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस का यही प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके हम क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक चीजें बना रहे होते हैं, दैट इज ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं एंड लास्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, तो अब बच्चों इसके स्टेप्स पढ़ना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब मैं स्लाइड पे लिख दे रही हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होती है। और ये सारे पॉइंट्स जो है बच्चों हू बहू तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन्ड है, उसको अच्छे से पढ़ करके जाना। तो देखो बच्चों, आपकी फोटोसिंथेसिस जो होती है वो मेजरली 2 स्टेप्स में होती है। क्या होती है? मेजरली 2 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप उसमें ना लाइट रिएक्शन का होता है। कौन सा होता है बच्चों? पहला स्टेप जो होता है आपका लाइट रिएक्शन का होता है, जिसे हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मेजर सनलाइट की प्रेजेंस की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है आपका, एब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का बाय दी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, पहले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और इसी लाइट एनर्जी को आपका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मदद कराता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड अब बच्चों ध्यान से सुनना, यही केमिकल एनर्जी फिर आगे जाकर के यूज होती है किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में, जिसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैम फोटोलिसिस क्या है, या बेटे बताओ फोटोलिसिस क्या होती है, तो फोटोलिसिस का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में आपने लिसिस करवाई है। किसकी लिसिस करवाई है? H2O की स्प्लिटिंग करवाई है, जिसमें से ऑक्सीजन बनता है आपका एंड साथ में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तो एज अ बाय प्रोडक्ट चला जाएगा। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का क्या किया जाता है? तो हाइड्रोजन का बच्चों नेक्स्ट फेज में काम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों डार्क रिएक्शन जो है ना एक तरीके का मिसनोमर होता है। मिसनोमर का मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं हो रहा है कि रात में परफॉर्म हो रहा है, आधी रात में जब सनलाइट नहीं होती तब डार्क रिएक्शन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। होता ये भी सनलाइट की मतलब भरी दोपहरी में या डे टाइम में हो रहा होता है, बट होता ये है कि यहाँ पे ना सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हमें लाइट रिएक्शन में हमने जो प्रोडक्ट्स बनाए होते हैं ना उनकी हमें जरूरत होती है। तो इसीलिए इसका नाम बस हमने लाइट डार्क रिएक्शन रख दिया है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ पे लाइट की, सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो होता क्या है आपका, मैंने लास्ट में भी क्या बताया, आपका पानी की हमने स्प्लिटिंग करी, हमारा क्या प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। बच्चों हाइड्रोजन का एडिशन करवाना क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। एंड हाइड्रोजन का रिमूवल करवाना, H+ का रिमूवल करवाना, हम क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमने क्या किया, CO2 का रिडक्शन करवाया। मतलब CO2 में हम H+ को ऐड करवाएंगे और क्या बनवा देंगे, उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करवा देंगे। मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस करवा देते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है। एंड जब आपके प्लांट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेते हैं तो यही ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, आपका स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि प्लांट्स जो ग्लूकोज बनाते हैं जब वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो आपके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, है ना। तो अब हम बात करेंगे आपके टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो क्या होते थे आपके ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट हो गए आपके, या किसी एनिमल को मार करके खा रहे हैं आपके। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं
फॉर द इनटेक ऑफ फूड। तो सबसे पहला बच्चों उसमें कंज्यूमर्स आ जाते हैं आपके। कंज्यूमर्स में आपको एक अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मिलेगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि दे आर इंजेस्टिंग सॉलिड फूड, ये सॉलिड खाना खाते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, जैसे कि रोटी दाल चावल या किसी जानवर को मार करके खा रहे हैं, तो वो सॉलिड है कि नहीं है। तो सॉलिड फूड का इंटेक करना, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें ये ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं आपके, जो या तो लिविंग होता है या उसको मार करके भी उस वक्त खाया होता है। इसमें आपको हर्बीवोर्स गाय देखने के लिए मिल जाएगी, बकरी देखने के लिए मिल जाएगी, जो क्या करते हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। कार्निवोर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, स्कैवेंजर्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो किसी को मार करके खा रहे हैं आपके, ठीक है, या आपका वल्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इवन आपका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा अमीबा, अमीबा भी आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में 2023 के एग्जाम में 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा गया था कि सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या जो सेप्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं आपका। तो बच्चों ये आपके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, ये डेड एंड डिकम्पोज, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना, उसके ऊपर फीड करते हैं, उससे अपनी एनर्जी को गेन करते हैं। और एक लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये अपना जो खाना होता है, ये जो अपना फूड होता है, ये डाइजेस्ट जो करते हैं, ये डाइजेस्ट फूड का आउटसाइड बॉडी करते हैं। मतलब आउटसाइड बॉडी डाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर इनका डाइजेशन होता है। मतलब क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर एंजाइम्स रिलीज करते हैं, डाइजेशन बाहर हो जाता है इनका बॉडी के, एंड फिर जो आपका न्यूट्रिएंट्स उसमें से बचते हैं उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए डेफिनेशन, ऑर्गेनिजम्स विच feed on dead and decaying matter and perform their digestion outside the body and then absorb the nutrients। डाइजेशन इनके बॉडी के बाहर होता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो होते हैं बच्चों फंगस होते हैं, जैसे कि आपका मोल्ड्स हो गए, ब्रेड मोल्ड हो गया, राइजोपस हो गया आपका, ये सब क्या है आपके फंगस है। मशरूम हो गया, ये सब क्या है फंगस है, जो अपनी बॉडी के बाहर डाइजेशन करते हैं एंड देन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किसके ऊपर फीड करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर। बच्चों पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। क्यों भाई, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार हैं बच्चों, ये हमारे रिश्तेदार हैं। जब तुम्हारा 10th क्लास का रिजल्ट आ जाएगा तब कॉल आएगी, हेलो बेटा तुम्हारे कितने मार्क्स आए। तो क्या करते हैं, ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो आपकी बॉडी के ऊपर रह रहा होता है या तो आपकी बॉडी के अंदर रह रहा होता है, और होस्ट से ही अपना न्यूट्रिशन लेता है, चुराता रहता है, विदाउट किलिंग देम, विदाउट किलिंग देम। आपको मारते नहीं हैं, है ना, बस ये आपका खून चूसते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपनी क्लास में बहुत सारे देखे होंगे जिनके सर में जुएं होती हैं, लाइस होती है, लाइस टिक्स, लीचेस, लीचेस जोंक होती है, या आपकी बॉडी के सरफेस पे रह करके आपका खून चूसती है, या तो आपके बॉडी के अंदर रहती हैं जैसे कि टेप वॉर्म्स, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। आप जो खाना खा रहे होते हो एब्जॉर्प्शन की जगह यही उसके खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ले लेते हैं, एंड आपको ये मारते नहीं है, दे डोंट किल यू। या तो आपकी बॉडी के सरफेस पे रह रहे होते हैं या तो आपकी बॉडी के इनसाइड में रह रहे होते हैं। दे वोंट किल यू एंड डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बॉडी विदाउट किलिंग देम। सबसे बेस्ट एग्जांपल टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म, ये सारे आपके एग्जांपल हो जाते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। एंड दैट्स इट, न्यूट्रिशन कंप्लीट। भाई कितना बढ़िया था, है ना। हमने खाना क्या कर लिया बच्चों, ऑब्टेन कर लिया। कैसा खाना, मैंने तो, मेरा तो फेवरेट है छोले भटूरे, तो मैंने अपना छोला भटूरा ऑब्टेन कर लिया है, ठीक है। अब इस ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स का हमें क्या करना होता है बच्चों, इस ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स का हमने करवाना होगा डाइजेशन। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस क्या पढ़ेंगे बच्चों, डाइजेशन पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम ना थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें से एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आ सकता है आपका कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस होता है? भाई सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। सबसे पहला तो ऑटोट्रॉफिक यही करते हैं एंड इनके पास किसकी प्रेजेंस होती है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है, जबकि हेटेरोट्रॉफिक के पास कोई क्या था, क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है। इसके अलावा ये खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं? इनऑर्गेनिक चीजों का यूज करके, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का। अब तुम्हें मैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दे दूं, तुम क्या किचन में जाकर खाना बना पाओगे? ऑब्वियसली नहीं बना पाओगे ना, है नहीं बना पाओगे। तो ये मेजर डिफरेंस बेसिक हो जाते हैं। ये तो आप लोगों ने अपने 7th 8th क्लास में भी पढ़ रखा है, बट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। जैसे कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऐसा कोई प्रोसेस आपके हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, दे यूज द लाइट एनर्जी एज द सोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही थी कि नहीं? अब हम तो जादू नहीं है कि मैं सनलाइट में खड़ी हो जाऊं, ऐसे ऐसे करूं मेरे हाथ में खाना आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। वी कांट यूज द सनलाइट और डिराइव सनलाइट एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस या डाइजेशन के लिए, ठीक है। सारे ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सीवीड्स, बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। एनिमल, फंगस, यीस्ट, मशरूम्स, ये सब किसके फंगस हो जाते हैं, एग्जांपल्स हो जाते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज assertion and reason question. Diffusion does not help meeting the high energy requirements of multicellular organism. Reason being the multicellular organism have a complex body design. तो बच्चों assertion और reason यहाँ पे दोनों ही true है and दोनों ही आपका क्या है, correct explanation भी है। तो A is the correct answer. कैसे है अभी मैं explain कर देती हूँ। देखो उसने क्या बोला, diffusion जो है multicellular organism में help नहीं कर सकता। क्यों? देखो सबसे पहले तो बच्चों डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है ना, बड़ा ही धीरे है। मैम आपका साबुन बहुत ही स्लो है, वैसे ही डिफ्यूजन जो होता है बच्चों बहुत ही स्लो है, एकदम धीरे धीरे आराम आराम से काम करता है। तो मतलब तुमने अगर सांस ली और अगर हमारी बॉडी में हर एक सेल के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन हो सकती है उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने वाले, तो मेरी लंग्स में से, मेरे एल्वियोलाई में से, मेरी पैर के टो तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में 3 साल लग जाएंगे। उतने में मैं वापस से यमराज को देख करके वापस से जिंदा हो जाऊंगी, है ना। तो इतना स्लो प्रोसेस तो हमारे काम का नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपके डिफ्यूजन सिर्फ उन सेल्स में हो सकता है जो आपके एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे सरफेस के सेल्स, तो ये सरफेस के सेल्स तो भाई कैरेटनाइज्ड हैं, तो डेड हो गए हैं आपके, तो ये तो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लीव्स की बात करोगे तो लीफ जो है उसका सरफेस जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एनवायरनमेंट के। हमारे इंटरनल बॉडी के सेल्स तो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में है नहीं कि वो डिफ्यूजन परफॉर्म कर लेंगे। तो ये दोनों मेजर रीजंस की वजह से, और तीसरा रीजन ये रहता है आपका कि हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस में प्रेजेंट है, मिलियंस में भी नहीं प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है क्योंकि लिविंग है। एंड हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अगर हमने डिफ्यूजन का यूज किया तो बस 3 साल लग जाएंगे, फिर तुम लोग समझ लो कहां से दिखेगा यमराज और कहां से तुम लोग वापस से जिंदा हो रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ए इज द करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब मैम ने तुम्हारी छोले भटूरे खा लिए हैं, अब हमारी मैम की जो बॉडी है वो डायरेक्ट छोला भटूरा यूज नहीं कर सकती है, उसको हमने क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करना होता है सिंपल सब्सटेंसेस में, क्योंकि हमारी बॉडी डिजाइन ही ऐसी नहीं है कि वो इस कॉम्प्लेक्स फूड को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सके। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस में इनको तोड़ना होगा, फिर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और फिर हम उसका क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। तो उस प्रोसेस को जिसमें हम अपने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है बच्चों, डाइजेशन का नाम दिया जाता
है। तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ योर फूड, खाने में कुछ भी खा रहे हो, मैंने तो छोला भटूरा खाया, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में जो आप तोड़ रहे हो, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डाइजेशन बोलते हैं। एंड बच्चों डाइजेशन जो होता है वो एक्चुअली में आपके माउथ से शुरू हो जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज द डाइजेशन स्टार्ट, सो इट बिगिंस फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी, है ना। तो हमारा ये पूरा डाइजेशन कहाँ हो रहा होता है बच्चों, आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री का मतलब होता है कि नरिशमेंट से रिलेटेड, नरिशमेंट का मतलब होता है कि आपने जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं वो क्या है, आपकी बॉडी को नरिश कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। तो जहां पे फूड एंटर करता है उस लॉन्ग पैसेज को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है बच्चों, आप लोगों को अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन रहता है कि मैम एलिमेंट्री कैनाल का डेफिनेशन आएगा या पहचानने के लिए आएगा तो हम क्या कहेंगे। तो बच्चों ये एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में एंड इवन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड में भी मदद करता है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये आपके माउथ से इसकी स्टार्टिंग होती है। ये पूरा यहाँ से जितना पोर्शन आप देख रहे हो इट एंड्स टूवर्ड्स द एनस। तो ये पूरा लॉन्ग कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ, एंटीरियर पोर्शन माउथ से लेकर के पोस्टीरियर पोर्शन एनस तक आपकी पूरी जो लॉन्ग ट्यूब जा रही है आपकी, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। कहीं पे ये बहुत बड़ी सी होती है, कहीं पे ये छोटी होती है, पतली होती है। जैसे कि आप स्टमक देख लो तो स्टमक भी एलिमेंट्री कैनाल में ही आ रहा है, बट वो एकदम ब्रॉड है, जे शेप्ड होता है आपका। तो ये पूरी ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। जिसमें से सबसे पहले खाना कहाँ एंटर कर रहा है, तुम्हारे मुंह के अंदर, उसके माउथ के अंदर एंटर किया बढ़िया से, है। तो फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, माउथ के अंदर तुमने खाना लिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंजेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड थ्रू द माउथ इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। एंड आपके दांत जो होते हैं उस खाने को कचर करके क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। आपने एक बड़ा सा बाइट लिया और उस बाइट को तोड़ता कौन है, आपके टीथ ही तो तोड़ते हैं। आपका सबसे पहला स्टेप ऑफ डाइजेशन जो होता है वो आपके माउथ से शुरू हो जाता है। क्यों, देखो प्रोसेस कैसे होता है। खाना आपने खाया, आपके टीथ ने उस खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अब आपके माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, आपके माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होती है, जो कि कौन रिलीज करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। उसका काम क्या होता है, फूड को मॉइस्चर करना, गीला गीला कर देना। एंड उस सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करवाने का काम आपकी टंग करती है, जो बहुत, जुबान आपकी बहुत चलती है, बस वही जुबान जो है वो हमारी टंग जो है इसी गीले सलाइवा को खाने के साथ मिक्स कराती है। अब जो होता है बच्चों, सलाइवा जो होता है इसके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सलाइवरी एमाइलेस बोलते हैं। यही सलाइवरी एमाइलेस जो होता है आपके स्टार्च का पार्शियल ब्रेक डाउन करवाता है। क्या कराता है, आधा अधूरा तोड़ता है। 30% ब्रेक डाउन होता है बच्चों स्टार्च का, किसमें, एमाइलेस, सलाइवरी एमाइलेस इनटू माल्टोज। स्टार्च आपका एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, उसको थोड़े से सिंपल कार्बोहाइड्रेट में पार्शियली ब्रेक डाउन किया गया है, दैट इज माल्टोज, विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज इज एन एंजाइम जो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। यही स्टार्च का सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करता है, दैट इज योर माल्टोज। यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, 30% ही ब्रेक डाउन होता है। अब आपका खाना कहाँ जाएगा, आपकी फूड पाइप में जाता है, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे एक ध्यान रखना बात कि ईसोफेगस में देयर विल बी नो डाइजेशन। ईसोफेगस में किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं परफॉर्म होता है। ईसोफेगस का काम सिर्फ इतना होगा कि वो खाने को गल्प करा करके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवा करके आपके स्टमक के अंदर लेकर के जाएगा। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है भाई, ईसोफेगस किससे बनी हुई है, आपकी मसल्स से बनी हुई है, स्मूथ मसल से। तो इसी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है आपका। ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, आगे पीछे स्प्रिंग का मूवमेंट नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं,
जिसमें एक सीरीज ऑफ वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, एक वेव लाइक मोशन होता है जिसके अंदर, जिसकी वजह से आपका खाना जो होता है वो आपके माउथ में से आपके स्टमक के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है। द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टाल्सिस बिगिंस इन द ईसोफेगस व्हेन फूड इज स्वॉलोड। आप खाना जब निगलते हो तो निगल करके कहाँ जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप के अंदर वेव लाइक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बंद होना खुलना, बंद होना खुलना, दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वेव लाइक मूवमेंट को ही हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो अब मेरा खाना कहाँ एंटर कर गया है, मेरे स्टमक के अंदर। तो बच्चों हमारा जो डाइजेशन होता है अब ईसोफेगस के बाद स्टमक के अंदर हो रहा है। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन हुआ था 30%। अभी तक प्रोटीन और फैट को हमने डाइजेस्ट नहीं किया है। प्रोटीन का सबसे पहले डाइजेशन जो होता है बच्चों वो स्टमक के अंदर शुरू होता है, क्योंकि स्टमक के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि वॉल्स ऑफ स्टमक, ये स्टमक है हमारा, इसके वॉल्स में ये देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की प्रेजेंस होती है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरीके के सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन करते हैं। पहला होता है आपका म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड तीसरा होता है एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं। ये बेसिकली एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्सिनोजेन बोलते हैं। यही पेप्सिनोजेन को आपका कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन के अंदर। कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो देखो होता क्या है, तीनों लोग क्या क्या काम करते हैं आपके। सबसे पहला काम जो होता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, है ना। तो ये क्या करता है, गलती से जो बैक्टीरिया आपके खाने के साथ अंदर एंटर कर चुके हैं तो पेट के अंदर एक एसिडिक मीडियम बनाई, उस एसिडिक मीडियम में इन्हीं बैक्टीरिया को हमने शू शू करके किल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करता है, मैंने आपको बोला कि पेप्सिनोजेन जो होता है ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। तुम जब रूम के अंदर एंटर करते हो तो स्विचेस वगैरह सब ऑफ होती हैं, तो जब बटन ऑन करते हो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है तभी तो फैन वगैरह बाकी सब चीजें ऑन होती हैं आपकी। तो यहाँ पे भी हमें पेप्सिनोजेन को जगाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है कि बेटा तुम उठ जाओ, प्रोटीन आ गया है, उसका डाइजेशन करना है। कैसे होगा बच्चों, इसी पेप्सिनोजेन को आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एसिडिक मीडियम, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके इसी पेप्सिन को क्या करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और यही हमारे पेप्सिन भाई साहब क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करवाते हैं, पार्शियली तोड़ते हैं, आधा अधूरा तोड़ते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। बच्चों प्रोटीन जो होते हैं ना आपके बहुत सारे अमाइनो एसिड्स से मिलकर के बने होते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आप जोड़ते हो तो उन्हें ही हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, एंड जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स जुड़ते हैं तो आपका प्रोटीन बनता है। तो आपका एक एक स्टेप करके देखते हो ना, आप नोटबुक ली, नोटबुक के अंदर क्या लगे होते हैं, पेजेस लगे होते हैं। पेजेस किससे बने होते हैं, आपके पेड़ से बने होते हैं। तो पेड़ फिर पेजेस फिर आपकी नोटबुक, उसी तरीके से अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स फिर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स पार्शियली किस में ब्रेक डाउन होंगे, पॉलीपेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड्स को जब हम तोड़ते हैं तब वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं आपके। अब बेटा जी एक बात बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। तो उस डैमेज से, हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस सिक्रीट किया जाता है, जो कि एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचा करके रखता है कि हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो खराब ना हो जाए। इसीलिए कहा जाता है बहुत देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो वो हमारी स्टमक वॉल्स में अल्सर्स कर सकता है, छाले पड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारा खाना माउथ में स्टार्च डाइजेस्ट हो चुका है, स्टमक के अंदर पार्शियली प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है। व्हाट अबाउट दी फैट, बेटा जी फैट कहाँ डाइजेस्ट होगा, तो फैट जो होगा आपका डाइजेशन उसका शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। द फूड फ्रॉम दी स्टमक जो होता है एसिडिक होता है आपका, ठीक है, किसकी सिक्रीशन की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। अब ये सारा फूड होता है ये आपके कहाँ लेकर के जाया जाता है बच्चों, ये आपका हम लेकर के जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन के अंदर आपका ये सारा खाना जो एसिडिक खाना था स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पोर्शन में एंटर करता है आपका। ये देखो, ये आपका स्टमक है, स्टमक से ये ड्यूडेनम पोर्शन निकल रहा है आपका, ठीक है, दिस इज द ड्यूडेनम पोर्शन। यहाँ पे फूड एंटर किया। अब आपका जो खाना होता है बच्चों वो एसिडिक होता है। एसिडिक खाना जो होता है उसकी प्रेजेंस में पेनक्रियास के जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो सकते, क्योंकि उनको चाहिए होता है एल्कलाइन एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है? एल्कलाइन मीडियम चाहिए होती है आपके पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिवेट होने के लिए। तो अब हमें इस एसिडिक फूड को एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये हम कैसे करते हैं? ये हम करते हैं आपके लिवर की सिक्रीशन की वजह से। लिवर क्या बनाता है बच्चों? लिवर फॉर्म करता है आपका बाइल जूस। लिवर क्या करता है? आपके बाइल जूस की सिंथेसिस करता है। तो बच्चों अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि लिवर क्या था, बाइल जूस की सिंथेसिस कौन करता है, तो हमेशा याद रखना बाइल जूस की सिंथेसिस आपका लिवर करता है। एंड बाइल जूस का अगर मैं स्टोरेज कहूंगी कि इसका स्टोरेज कौन कर रहा है, तो स्टोरेज आपका गॉल ब्लैडर करता है बच्चों, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये देखो बच्चों, लिवर है, लिवर के अंदर बाइल जूस की सिंथेसिस हो गई। ये कहां गया? आपका गॉल ब्लैडर के अंदर गया। अब गॉल ब्लैडर से ये देखो डक्ट निकल रही है। ये डक्ट कहां जाती है आपके? ये देखो यहां जा रही है। ये यहां से निकली डक्ट और ये गई आपके इस जगह पे जो कि आपका ड्यूडेनम पोर्शन है, यहां पे खाना प्रेजेंट था आपका। तो ये बाइल जूस क्या करता है आपका? प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, इज ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है आपका। सबसे पहला फंक्शन क्या करता है? helps to disintegrate, helps to break down large fat globules into the smaller ones. This is known as emulsification of fat. मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लार्ज ऐसे बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इनको क्या किया जाता है? छोटे 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 फैट ग्लोब्यूल्स में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रोसेस को बच्चों क्या बोला जाता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दैट इज जब हम बाइल जूस की प्रेजेंस में लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। एंड बच्चों यही बाइल जूस जो होता है आपके एसिडिक फूड को, आपके एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है हल्का फुल्का और क्या बना देता है? एल्कलाइन बना देता है उसी खाने को। एंड एक एल्कलाइन मीडियम जब बन जाता है आपका, एसिडिक खाना एल्कलाइन में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपका पेनक्रियास के जो एंजाइम्स थे, ये आपका पेनक्रियास प्रेजेंट है बच्चों, है ना, ये पेनक्रियास के एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। ये लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, स्टमक के नीचे सिचुएटेड होता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है, 3 पेनक्रियाटिक जूसेस बनाएगा, एक एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन बनाएगा। इनका एक्शन एज फर्दर इस तरीके से होता है। जो अमाइलेज होता है बच्चों, जो अमाइलेज होता है वो फर्दर किसका डाइजेशन करेगा? बचे कुचे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। जो ट्रिप्सिन होता है वो बचे कुचे प्रोटीन्स का डाइजेशन या पॉलीपेप्टाइड्स का डाइजेशन करेगा आपका, जिसका पार्शियल डाइजेशन हमने स्टमक के अंदर किया था। एंड लाइपेज जो होता है वो फर्दर आपके जो छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स थे उनको फर्दर डाइजेस्ट करता है आपका और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एमाइलेज क्या करेगा? लेफ्ट ओवर स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट होगा, बचे कुचे स्टार्च को, क्योंकि हमारा डाइजेशन तो सिर्फ 30% हुआ था, बचा कुचा भी तो हमें डाइजेस्ट करना है। उसके बाद ट्रिप्सिन जो होता है, पॉलीपेप्टाइड्स जो आपने स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करवाए थे, प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड्स बनाए थे, उनको सिंपल पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? आपका जो इमल्सिफाइड फैट था, आपके जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स थे, उनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। बच्चों अभी आपका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी कंप्लीट डाइजेशन हमें करवाना है। कैसे करवाना है? ये कंप्लीट डाइजेशन होता है बच्चों एक्शन ऑफ एंजाइम्स की वजह से, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करते हैं। देखो सलाइवा के एक्शन से, स्टमक के, बाइल जूस के एंड पेनक्रियाटिक जूस के एक्शन से फूड हमारा सिर्फ
पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है, आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ है, इसे हमें पूरा डाइजेस्ट कराना है। तो ये पूरा कैसे डाइजेस्ट होता है? इट डाइजेस्ट कंप्लीटली इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं, जिनको हम सकस एंटेरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सकस एंटेरिकस बोलते हैं। ये आपकी बुक में नहीं गिवन है, तो इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर दी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्योंकि बच्चे पूछते हैं। तो ये सकस एंटेरिकस आपका इंटेस्टाइनल जूस जो होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट डाइजेशन करवा देता है। कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है बच्चों? वहीं पे बता देती हूँ। तो कंप्लीट डाइजेशन देखो, आपका सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट था, आपका कार्ब्स जिसको लिख रही हूँ, ये आपका फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फैट जो होते हैं आपके सारे के सारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपका प्रोटीन्स जो थे, इनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका लोअर पोर्शन ऑफ इंटेस्टाइन में आपका जो सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज होते हैं, वो कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट करवा देते हैं। इस तरीके से आपके सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आप लोगों को याद रखने हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फैट किस में कन्वर्ट हो रहा है, और आपका प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब भाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना बच्चों, उनके पास ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम विलाई बोलते हैं। बच्चों, इस विलाई का फंक्शन पूछा जाता है। बच्चों, ये विलाई जो होती है, एक तो सबसे पहले सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। ज्यादा सरफेस एरिया होगा, खाना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, तो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जो आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे डाइजेस्ट हो चुके थे, उन्हें ब्लड वेसल्स के अंदर पास ऑन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ विलाई। ये विलाई जो होती है बच्चों, ये देखो इस तरीके से आपके ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होती है। तो खाना आपका यहां से जाकर के आपके इस ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब करके निकाल दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, एंड इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब्ड खाने को, डाइजेस्टेड खाने को ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है। नेक्स्ट पोर्शन जो बच्चों आता है डाइजेशन का, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है बच्चों? आप लोगों को कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा इसमें। जो आपने खाना एब्जॉर्ब किया हुआ है, आपने जो भी ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया, जो भी फैटी एसिड और जो भी अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह आपने एब्जॉर्ब किए, उसे हम वाया ब्लड वेसल्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जब आपके यही सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए या बाकी सारे मेन कंपाउंड्स के लिए, जो हमारी बॉडी को जरूरत है बनाने के लिए, जब हम इसे यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। वापस से समझो, मतलब हमने जो खाना एब्जॉर्ब किया है, उसे हमने ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट करा दिया। अब हर डिफरेंट ऑर्गन को हर न्यूट्रिएंट्स अपने तरीके से यूज करना होता है, तो उसी यूजेज को, उसी यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। जो आपका अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लूकोज जो होता है वो एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन करवाने के लिए यूज हो सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब भी कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, वी प्रोड्यूस सो मच ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हमारा यहाँ पे भी तो कुछ बहुत अनडाइजेस्टेड फूड होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। वो कहाँ जाता है? तो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये अनडाइजेस्टेड फूड आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, कहाँ एंटर करेगा बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है आपका। द अनएब्सॉर्ब्ड फूड रिसीव्ड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम दी स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई एंजाइम्स की सिक्रीशन नहीं होती है, वहां पे किसी भी तरीके का डाइजेशन नहीं होता है। वहां पे सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक तो खाने का एब्जॉर्प्शन किया जाता है और एक सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। बाकी बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो हम रेक्टम एंड सेमी सॉलिड फीसेस की तरह आपके रेक्टम में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, एंड रेक्टम से इसे हम
वाया एनस के थ्रू, वाया एनस के थ्रू ये आपकी एनस हो जाती है। एंड यही जो रेड कलर की बनी हुई है इसे हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये जो बच्चों स्फिंक्टर मसल होती है ना, ये किसी भी चीज की एग्जिट कंट्रोल करती है। तो यहां से आपका सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एग्जिट होगा, आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। जब हम इसी अनडाइजेस्टेड फूड को आपका क्या कराते हैं, रिमूव कराते हैं अपनी बॉडी में से थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। मतलब सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में जब हम एनस के थ्रू रिमूव कराते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। और इसको कंट्रोल जो होता है ये रेगुलेट कौन करता है, आपकी एनल स्फिंक्टर करती है। इट्स अ टाइप ऑफ मसल, इट्स अ टाइप ऑफ डोर, वन वे डोर, जो आपकी सिर्फ एग्जिट कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है, एग्जिट कंट्रोल करती है कि आपका जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है वो धीरे धीरे करके बाहर बॉडी के निकले, एकदम से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर डाइजेशन का प्रोसेस बच्चों। अब हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम शुरू करेंगे आपका रेस्पिरेशन। कि अब हमने खाना पूरा डाइजेस्ट कर लिया है, खाना पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, उससे हम एनर्जी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, गैस्ट्रिक जूसेस इज सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हाँ जी, हमने अभी पढ़ा, जो कि क्या जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था, म्यूकस प्रेजेंट था, पेप्सिन प्रेजेंट था। विच एक्टिविटी विल बी अफेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा था बच्चों, एक तो आपके जर्म्स को किल कर रहा था, जो भी बैक्टीरिया गलती से एंटर कर रही है, और आपके पेप्सिन एंजाइम को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। क्या कर रहा था, पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट होगा तो किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का। तो बच्चों क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन विल बी अफेक्टेड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही पेप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा था। वो एक्टिवेट होगा तभी प्रोटीन का डाइजेशन होगा, अदरवाइज प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। आपका कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता है, वो डाइजेशन माउथ में या फिर आपके इंटेस्टाइन में हो रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन अ पीस ऑफ ब्रेड इज च्यूड स्लोली इट टेस्ट स्वीटर आफ्टर सम टाइम, गिव रीजन। तो बच्चों जब आप ब्रेड खाते हो, है ना, उसका खाने चबाने के बाद आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि आपके मुंह में कुछ मीठा मीठा आ गया, ऐसा क्यों। तो बच्चों ब्रेड का जो स्लाइस होता है ना, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, है ना, इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। तो आपके माउथ में क्या होता है बच्चों, आपके माउथ में प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, आपके स्टार्च का, ये सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च का पार्शियल ब्रेक डाउन करेगा, मतलब उसे माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। एंड माल्टोज इज स्वीट इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, स्वीट होता है। तो जब आप ब्रेड को पार्शियली डाइजेस्ट करोगे, च्यू करोगे, तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है। उसी वजह से हमें थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है कि हमारे माउथ में कुछ मीठा मीठा सा आ गया है, कुछ स्वीट स्वीट सा टेस्ट हो रहा है। ठीक है, Only two of the following statements are accurately described what happens in the mouth. माउथ में क्या हो रहा था, एक तो हम टीथ की हेल्प से अपने खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहे थे, एंड दूसरा हम क्या कर रहे थे, सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा था, स्टार्च का पार्शियल ब्रेक डाउन कर रहा था माल्टोज की मदद, माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। तो अमाइलेज ब्रेक्स डाउन लार्ज स्टार्च मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर माल्टोज मॉलिक्यूल। ऐसा हाँ, ये तो हो गया, बड़े बड़े स्टार्च मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे माल्टोज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। च्यूइंग हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल पीसेस। बिल्कुल, च्यूइंग, टीथ से आप चबा रहे थे तो छोटे छोटे पीसेस में ही तो कन्वर्ट कर रहे थे। सलाइवा एमल्सिफाई फैट इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ये तो फॉल्स है क्योंकि फैट का तो डाइजेशन ही नहीं हो रहा था। और अमाइलेज प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड पोर्शन इज दी, तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो है बच्चों वो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट, bile contains no enzyme yet it is required for digestion. बच्चों this is the important question, this is the important question। बच्चों bile juice के अंदर किसी भी तरीके के enzymes नहीं प्रेजेंट होते हैं, it's a type of salt। इसके अंदर एक बिलिरुबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बाइल सॉल्ट्स कहते हैं। कोई एंजाइम की प्रेजेंस नहीं होती है इसके अंदर। तो भाई आपके एंजाइम्स नहीं होते हैं, फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या करा रहा था बच्चों, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करा रहा था।
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की वजह से क्या होता है, फैट का डाइजेशन बहुत इजीली हो सकता है। एंड ये क्या कर रहा था, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर रहा था, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर रहा था, एल्कलाइन में कन्वर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से आपके पेनक्रियास के जो एंजाइम होते हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर आपका डाइजेशन होना पॉसिबल हो सकता है। तो ये प्रोसेस की वजह से, ये दोनों फंक्शंस की वजह से आपका बाइल जूस में एंजाइम ना होने के बावजूद भी ये क्या होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हमने खाना खा लिया है, हमने उसे डाइजेस्ट भी कर लिया है, अब हम बनाएंगे इससे एनर्जी। तो बच्चों इन दिस प्रोसेस जो आपका खाना डाइजेस्ट हमने किया था उसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं विद या फिर विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो मतलब खाने का ऑक्सीडेशन करवाना, या तो उस खाने का ऑक्सीडेशन हम विद ऑक्सीजन करवाते हैं प्रेजेंस में, या तो हम उसका विदाउट ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन कराते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड इस रेस्पिरेशन में हम करते क्या है, एनर्जी बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आपका। ठीक है, तो बच्चों आपके बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनना। ये दो टाइप के रेस्पिरेशन में एक आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, प्रेजेंस में करा रहे हैं, 36 या फिर 38 एटीपी जनरेट होते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। नेक्स्ट होता है बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं और इसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज सिर्फ 2 एटीपी, ओनली मात्र 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं बस। देखो क्या होता है बच्चों, सबसे पहला जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर। जब हम लोग ग्लूकोज को पाइरुवेट में कन्वर्ट कराते हैं, ठीक है, क्या कराते हैं, जब हम लोग ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर करके, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या हुआ, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस का मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो ग्लाइकोलिसिस ये प्रोसेस कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। एंड उसे हम किस में कन्वर्ट कराते हैं, पाइरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, पाइरुवेट में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। एंड साथ साथ में इसमें एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके पाइरुवेट के बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। एंड दिस इज द कॉमन प्रोसेस बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि वेदर इट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन, वेदर इट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो दोनों में ही कॉमन होता है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर। आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो चाहे आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो, दोनों में ही ग्लाइकोलिसिस का प्रोसीजर होगा ही होगा, दैट्स द कॉमन प्रोसीजर। अब बच्चों ये पाइरुवेट जो होता है ना, ये 3 तरीके से तोड़ा जाता है। कैसे कैसे, देखो ऊपर के दोनों प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिलेगी। तो देखो यीस्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर, यीस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, क्या कराते हैं, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन कराते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, एंड क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं हम, एनर्जी बनाते हैं। कितनी एनर्जी होती है, सिर्फ 2 एटीपी होती है बस, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है आपका यहाँ पे। एंड इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एथेनॉल बनना है विच इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एक प्रोसेस होता है बच्चों लैक ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ये हमारे बॉडी के मसल सेल्स में होता है। जब आपने एक्सट्रीम एक्सरसाइज की होती है, हैवी वेट लिफ्टिंग की होती है, दौड़ा भागी की होती है, हैवी एक्सरसाइज की होती है, उस केस में आपकी एक तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है, बट फिर भी ऑक्सीजन आपका इनफ अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, बट स्टिल हमें एनर्जी तो बनानी है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, रादर देन परफॉर्मिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है प्लस एनर्जी बनाता है। एनर्जी आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी होती है। एंड यही लैक्टिक एसिड जो होता है बच्चों आपके मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है और आपको मस्कुलर क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, दर्द होने
लग जाता है मसल्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है एंड दिस एंटायर स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पूछी गई है, ठीक है। थर्ड आ जाता है बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन जो आपके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी और आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वहीं पे तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएंगे, सेल के अंदर होने वाला सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे बच्चों ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट कराते हैं, पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा करके हम क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पानी बनाते हैं एंड यहाँ पे या तो 36 एटीपी या तो 38 एटीपी जनरेट होता है आपका, एंड दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली एनिमल्स के अंदर होता है। एंड जब आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल्स के अंदर, जो कि आपके मस्कुलर क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों। अब हम जो है ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं। ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ध्यान से सुनना क्या प्रोसेस होता है बच्चों। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, बेसिकली ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस जिसमें आपके लंग्स का सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आपके लंग्स में जो डायफ्राम मसल प्रेजेंट होती है, रिब केज की मसल्स होती हैं, वो काम कर रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, कोई एनर्जी नहीं बनती है। जबकि अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं बच्चों तो वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल क्यों, बायो मतलब हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, केमिकल क्यों, क्योंकि एटीपी जनरेट हो रहा है, तो एटीपी तो केमिकल ही हुआ, भले वो एनर्जी करेंसी है बट है तो केमिकल ही। तो ये आपके बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर होता है आपका, ठीक है। जबकि ब्रीदिंग जो होती है उसमें हमारा लंग्स का सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो हम कैसे करते हैं भाई, हवा कहाँ कहाँ जाती है, सांस अंदर ली, कहाँ गई हवा, सबसे पहले आपके नॉस्ट्रिल्स के अंदर जाती है, आपके जो दोनों छेद होते हैं नॉस्ट्रिल्स, ये नॉस्ट्रिल्स में हेयर्स प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो गंदी बैक्टीरिया को, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, अंदर एंटर नहीं होने देता। हवा नॉस्ट्रिल से आपके नेजल कैविटी में जाती है, जो पीछे साइड में प्रेजेंट होता है। ये मेरी नेजल कैविटी, ये गई आपकी नेजल कैविटी से फिर आपकी हवा कहाँ जाएगी, फेरिंग्स के अंदर, विच इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। एंड ये फेरिंग्स आपका बाइफरकेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, एक आपका बनाता है लेरिंग्स और पीछे साइड से आपका क्या बनाता है, ईसोफेगस बना लेता है, जो कि आपकी एक फूड पाइप होती है, आपकी क्या होती है, फूड पाइप होती है। तो हवा आपकी फेरिंग्स के बाद कहाँ गई, लेरिंग्स के अंदर, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। मैं बोल रही हूँ तो मेरा लेरिंग्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि मेरी आवाज निकल रही है। लेरिंग्स के बाद हवा कहाँ जाती है बच्चों, ट्रेकिया के अंदर जाती है, जहां पे बहुत सारे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हवा बाहर छोड़ते हैं तो हमारी ट्रेकिया कोलैप्स क्यों नहीं होती। तो कोलैप्स वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपकी वैक्यूम की कंडीशन में, हवा बाहर एक्सहेल आउट करने की कंडीशन में उसे कोलैप्स होने से बचाती है आपकी, ठीक है। ट्रेकिया के बाद आपका ये ट्रेकिया जो होता है वो दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है। ये देखो, ये सपोज करो ट्रेकिया है, तो ये ऐसे दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई के अंदर हवा गई, ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स बनाता है, फर्दर ब्रांचिंग बनाता है, एंड ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होती है एल्वियोलाई, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट साइट फॉर गैसेस का एक्सचेंज। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो होता है बच्चों, वो एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। इनमें से किसी पार्ट के अंदर कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एल्वियोलाई के अंदर होता है, जो कि एक बलून लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कर्व्ड होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आ सके। इसके अलावा एल्वियोलाई जो होती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स से सराउंडेड होती है, तो गैसेस का एक्सचेंज भी आराम से हो जाता है। आपकी बॉडी में यही एक ऐसी प्लेस है जहां पे डिफ्यूजन होता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज के बीच में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है, गैसेस का एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्राणायाम करेंगे हम, थोड़ा सा इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, ध्यान से सुनना क्या होता है। जब आप लोग हवा आपके अंदर लेकर के जाते हो तो हमें बेसिकली लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कराना होता है। क्या कराना होता है बच्चों, हमें लंग्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कराना होता है। तो ये सरफेस एरिया हम कैसे इंक्रीज कराते हैं, लंग्स इज सराउंडेड बाय द रिब्स, तो हम रिब केज का मूवमेंट कराते हैं। हम जैसे ही सांस अंदर लेते हैं,
सांस अंदर ली तो ये रिब्स जो होती हैं मेरी, ये इट मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, बाहर की तरफ एंड थोड़ा सा ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स का ओवरऑल सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी डोम शेप्ड मसल डायफ्राम होती है, इट मूव्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया जब बच्चों इंक्रीज होता है तो आपके अंदर लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है कंपैरिजन टू आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर प्रेशर ज्यादा है, लंग्स के अंदर प्रेशर कम है। हवा कहां से कहां मूव करेगी, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लंग्स के अंदर आपकी हवा बाहर से एंटर कर जाएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, इनहेलेशन में सरफेस एरिया इंक्रीज कराना होता है, प्रेशर को डिक्रीज कराना होता है, जिसकी वजह से बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर कम होता है, हवा बाहर से आपके अंदर एंटर कर जाती है। तो देखो, रिब केज एक्सपैंड करते हैं, रिब केज की मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, रिब केज बाहर मूव आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा हवा अंदर एंटर करी। अब हमें CO2 बाहर भी तो छोड़नी है, तो ये CO2 हम बाहर कैसे छोड़ते हैं बच्चों, बहुत ही आराम से सुनना, हमें अब जस्ट उल्टा करना है। हमें क्या करना है, सरफेस एरिया डिक्रीज करना है बच्चों। क्या करना है, सरफेस एरिया डिक्रीज करना है। ठीक है, सरफेस एरिया डिक्रीज करना है और प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रेशर जो है इंक्रीज करना है। हवा कहां से कहां मूव कर रही थी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही थी, तो अब लंग्स के अंदर हमने प्रेशर को इंक्रीज करा दिया है। तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो हवा कहां से कहां मूव करेगी, अंदर से हवा बाहर मूव करने लग जाएगी। वी एक्सहेल आउट द एयर। उस केस में डायफ्राम जो होता है वो अपनी नॉर्मल डोम शेप कंडीशन में आ जाता है, रिब्स जो होते हैं अंदर की तरफ एंड डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं, सरफेस एरिया लंग्स का ओवरऑल डिक्रीज हो जाता है एंड प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर अंदर इंक्रीज है, बाहर डिक्रीज है, तो हवा कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हम हवा को बाहर निकाल देते हैं। तो दिस इज द एंटायर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसीजर। आपको बस इतना दिमाग में याद रखना है, हम सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हवा बाहर से हवा आपके लंग्स के अंदर इंक्रीज हो जाए, भर जाएगी आपकी। अंदर हमने प्रेशर इंक्रीज किया, हवा जो होगी हमारे लंग्स में से बाहर मूव कर जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन भैया जी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो बच्चों देखो, समटाइम्स वी गेट मसल क्रैम्प्स, हमें मसल्स में दर्द होने लग जाता है जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो ये मसल क्रैम्प्स किस वजह से हो रहा था बच्चों, ये मसल क्रैम्प्स जो होता है जब आपका पायरुवेट इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, किसमें, लैक्टिक एसिड, और क्या बनाता है, सिर्फ 2 ATP की फॉर्मेशन करता है, उसी केस में तो हमें मस्कुलर क्रैम्प्स हो रहे थे। तो करेक्ट आंसर इज बी, सिंपल। नेक्स्ट, Which of the following statement is or are correct? ठीक है, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। बिल्कुल, इसी को ही तो हमने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला था कि नहीं बोला था बेटा जी, हमने क्या बोला था, इसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला था। तो ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया हमारा। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, गलत भैया, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एरोबिक बैक्टीरिया में नहीं होती, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है आपकी, मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुआ। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ट्रू, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। फर्मेंटेशन आपकी टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो बच्चों यहां से हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले बच्चों हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं, फिर हम ह्यूमंस के अंदर देखेंगे एंड लास्ट में हम एक्सक्रीशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों जाइलम जो होता है उसे हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, आपके वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है बच्चों, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है आपका। कैसे करता है बच्चों, 2 प्रेशर की वजह से, एक आपका रूट प्रेशर होता है, एक आपका ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल होता है। अब ध्यान से सुनना होता क्या है। ठीक है, सपोज करो मेरी एक ये रूट है,
ये रूट है, ये आपके पानी के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू आपका। ठीक है, तो बच्चों पानी जो होता है ना, पानी के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पानी के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो अडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, अडहेसिव, एंड एक उसके पास कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है। अडहेसिव एंड कोहेसिव का मतलब क्या होता है? अडहेसिव का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल किसी सरफेस से चिपक सकते हैं बहुत आराम से, एंड कोहेसिव का मतलब होता है कि पानी के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से चिपक करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एडहेसिव एंड कोहेसिव। तो जब भी पानी कंटिन्यूअसली सॉइल में से आपके रूट्स के अंदर एंटर कर रहा होता है, दिस इज योर रूट, है ना, दिस इज योर रूट। तो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे को धक्का देते हैं, पुश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी, कि तुम आगे की तरफ मूव करो, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली अंदर एंटर कर रहे हैं, एक लाइन में लगते हो, तो अगर तुम्हें आगे मूव करना है तो जब तक तुम्हारा आगे वाला पर्सन आगे मूव नहीं करेगा तुम कैसे मूव करोगे? तो तुम उसको क्या करते हो, धक्का मारते हो कि नहीं मारते हो कि आगे बढ़ भाई आगे बढ़, है ना, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होता है आपका, कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। इसी प्रेशर को हम बच्चों क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों ट्रांसपिरेशनल पुल। अब ध्यान से सुनना, बचपन में तुम लोगों ने कभी बॉटल में स्ट्रॉ डाल करके पी है? सपोज करो ये मेरी ये बॉटल है, मैंने इसमें स्ट्रॉ डाली और मैं स्ट्रॉ से क्या करती हूँ, सक्शन लगाती हूँ। यहाँ पे मेरा सक्शन कौन लगा रहा है? मेरा माउथ लगा रहा है। सक्शन लगाने की वजह से पानी जो होता है ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, करता है कि नहीं करता है? डेफिनेटली करता है आपका। तो ये यहाँ के केसेस में अगर मैं आपको बोलूंगी, ठीक है, यहाँ के केसेस में बोलूंगी तो क्या होता है आपका, जैसे कि आपकी ये हुई लीफ, ठीक है, ये हो गई लीफ, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ये लीफ जो होते हैं बच्चों, ये आपके जाइलम कॉलम से इस तरीके से जाइलम से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जाइलम से कनेक्टेड रहते हैं। अब स्टोमेटा क्या करवा रहा होगा लीफ के अंदर? ट्रांसपिरेशन करा रहा होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब कंटिन्यूअसली पानी इवेपोरेट हो रहा है, अपने इन्वायरमेंट में जा रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो पानी कहाँ से आ रहा है? आ तो जाइलम से ही रहा है ना आपका पानी। तो अब एक बात बताओ, कंटिन्यूअसली पानी ट्रांसपिरेट हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, तो क्या जाइलम के अंदर पानी की कमी होगी? डेफिनेटली होगी, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एंड ये वैक्यूम की वजह से पानी जो होता है नीचे से सक करके ऊपर आता है, जैसे आप स्ट्रॉ में से सक्शन लगाते हो और निकलता है। यहाँ पे जो सक्शन क्रिएट हो रहा है बच्चों, वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से हो रहा है। ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूअसली पानी को इवेपोरेट करा रहा है, तो पानी कंटिन्यूअसली नीचे से सक करके ऊपर जाइलम के अंदर मूव करता रहेगा। ट्रांसपिरेशन जो पुल होता है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, एक्टिव होता है, दिन के टाइम पे ज्यादा काम करता है, डे टाइम पे सबसे ज्यादा काम करता है। रूट प्रेशर दिन और रात दोनों में काम करता है, बट ये बहुत ही स्लो, धीरे धीरे काम करता है, एकदम बहुत ही सुस्त है। इसका साबुन बहुत स्लो है, ये बहुत ही स्लो काम करता है आपका। तो मेजर जो आपके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, उनमें ट्रांसपिरेशनल पुल ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे पानी सबसे अच्छा यही सक्शन पुल ट्रांसपोर्ट करा सकता है। रूट प्रेशर पानी को जब तक धक्का देगा तब तक तो बेचारा डेथ ही हो जाएगी बेचारे की, प्लांट की। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द खाने का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है भाई? हमारे प्लांट्स को भी तो फूड की जरूरत पड़ेगी। जो खाना उसने बनाया है लीफ के अंदर, वो लीफ में से खाना कहाँ जाएगा? तो बच्चों ध्यान से सुनना क्या होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस जो होता है वो आपका फ्लोएम करवाता है, एंड फ्लोएम में से सबसे कॉमन कौन करवाता है? आपके सीव ट्यूब्स कराते हैं। तो बच्चों दिस इज योर फ्लोएम, दिस इज फ्लोएम का सीव ट्यूब बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों? सीव ट्यूब बना हुआ है आपका। यहीं पे ही इनके ये जो सेल्स बने हुए हैं, ये आपके क्या होते हैं बच्चों? कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स होते हैं। देखा, अब ध्यान से सुनना, कंपेनियन सेल्स का मतलब क्या है? जो आपको कंपनी दे रहा है, आपकी मदद करे। तो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? वो आपके लीफ में से खाने को क्या करते हैं? एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराते हैं। एटीपी का यूज करके खाने को लीफ में से अपने अंदर लेकर के आते हैं। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई, खाना बना।
खाना ट्रांसपोर्ट बच्चों सुक्रोज के फॉर्म में होगा। खाना ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होगा बच्चों? सुक्रोज के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्टोर स्टार्च के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के फॉर्म में होता है। सुक्रोज को आपके कंपेनियन सेल्स अपने अंदर लेकर के आएंगे, किसका यूज करके? एटीपी का यूज करके। अब ये कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? वापस से एटीपी का यूज करके इस खाने को आपके सीव ट्यूब्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। अब फ्लोएम के अंदर भर भर के खाना तो प्रेजेंट है, क्या फ्लोएम के अंदर पानी होगा? बताओ, पानी तो बहुत कम होगा। इसी के जस्ट बगल में जाइलम प्रेजेंट होता है, जाइलम के ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। तो अब एक बात बताओ, पानी ऑस्मोसिस प्रोसेस फॉलो करता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, तो जाइलम से पानी निकल करके फ्लोएम के अंदर जाता है एंड फ्लोएम के साथ सुक्रोज, पानी के साथ सुक्रोज मिल करके ट्रांसलोकेट किया जाता है कहां तक? जहां पे इसकी जरूरत होती है, सिंक सेल्स तक। सिंक सेल्स का मतलब वो एरिया जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट है, वो एरिया जहां पे फूड की क्या है? रिक्वायरमेंट है, जहां पे फूड आपका सिंथेसिस नहीं हो सकता है। ठीक है, जहां पे आपका खाना सिंथेसाइज नहीं हो सकता है। एंड सोर्स सेल उसको बोला जाता है जहां पे खाने की सिंथेसिस हुई होती है, जैसे कि लीफ आपकी। तो इस तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है आपका फ्लोएम, एटीपी का यूज करके आपके खाने का ट्रांसलोकेट होता है। खाना आपका ऊपर भी जा सकता है, खाना आपका नीचे भी जा सकता है, मतलब फ्लोएम आपका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कराता है, जबकि जाइलम जो होता है बच्चों वो यूनी डायरेक्शनल कराता है। पानी हमेशा रूट्स में से लीफ तक जाएगा, लीफ में से पानी रूट्स तक नहीं ट्रांसपोर्ट होता है। ये चीज याद रखनी है दिमाग में। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे अपने कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। एक रेस्पिरेशन और एक आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आता ही आता है ना। तो बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक तो हमारा कैरियर कंपोनेंट हो जाता है, क्या हो जाता है? एक हमारा कैरियर कंपोनेंट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स आपकी 3 टाइप की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक होता है आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका फ्लूइड कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम फ्लूइड कंपोनेंट बोलते हैं। और एक आपका पंपिंग ऑर्गन होता है, धड़कता हुआ दिल होता है, दैट इज योर पंपिंग ऑर्गन, आपका हार्ट होता है। तो अब मैं आपको सारे हार्ट के एक एक पार्ट्स एक्सप्लेन करूंगी, डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करूंगी, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी एक्सप्लेन करूंगी, एंड इसके साथ साथ मैं आपको आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज का डिफरेंस भी बताऊंगी। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हार्ट के कंपोनेंट्स फर्स्ट। ठीक है, हार्ट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो भाई ये पार्ट क्या हो गया आपका? लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। वो पार्ट क्या हो गया आपका? राइट साइड ऑफ द हार्ट हो गया। तो देखो ध्यान से क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हार्ट के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? इट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। इट कंटेन्स 4 चैम्बर्स। अपर 2 चैम्बर्स क्या होते हैं आपके? एट्रिया होते हैं। ठीक है, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आपके क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, लोअर 2 चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स कंपैरेटिवली एट्रिया के थिक वॉल्ड होते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को फ्लो करवाना होता है, तो उनकी वॉल्स जो होती हैं, दीवारें जो होती हैं, थोड़ी सी थिक होती हैं। ठीक है, ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, एंड ये आपकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, विच इज द एक्सेप्शन बच्चों, विच इज द एक्सेप्शन, क्योंकि वेन्स जो होती हैं यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बट पल्मोनरी वेन्स ऐसी होती हैं जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, रेस्ट वेन्स आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होती है। वॉल्व का काम क्या होता है? बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, उल्टा खून आपका ना चला जाए, उसको प्रिवेंट करना। तो ये होती है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व होती है? बाइकस्पिड वॉल्व होती है, जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं आपका। ठीक है, मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी पे, दैट इज योर एओर्टा। आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। यहां से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करा दिया जाता है। कौन सा ब्लड? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है, ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। यहां से इंफीरियर वेना कावा आ रही है जो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्ट करती है, और ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर अपर बॉडी पार्ट्स में से आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी, यहां से देखो ये जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि अगेन मैं आपको क्या बोलूंगी, एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये सारे आपके पार्ट्स हो जाते हैं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, एंड ये आपका ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम सेप्टम बोलते हैं, जो आपके चैम्बर्स को लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट को सेपरेट आउट करता है। तो आपका पूरा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपरली सेपरेटेड आउट होता है, एक दूसरे से मिला हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सके, ताकि हम आपका प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी भी जनरेट कर सके। इसी रीजन से हमारा जो हार्ट होता है उसमें सारे चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स मैच नहीं होता। ठीक है, अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, सर्कुलेशन पढ़ाने वाली हूँ कि ब्लड जो होता है वो कहाँ से कैसे सर्कुलेट आउट होता है। तो मैं सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूंगी। तो बच्चों देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया आपका, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये लंग्स के अंदर क्या रिसीव होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होगा आपका, कौन लेकर के आता है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके लंग्स के अंदर एंटर कराती है, एंड इसी लंग्स के अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसीजर होता है। कहां पे, एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई में से जो ऑक्सीजन होती है ब्लड के अंदर मिक्स की जाती है, एंड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई में ट्रांसफर की जाती है और हम उसको एक्सहेल आउट कर देते हैं। ठीक है, अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कलेक्ट करता है बच्चों, पल्मोनरी वेन कलेक्ट करती है। ये पल्मोनरी वेन आपके ब्लड को कहां लेकर के जाएगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपके ट्रांसपोर्ट किया जाता है एओर्टा के अंदर, एंड एओर्टा पूरे ब्लड को कहां ट्रांसपोर्ट कर देती है, आपके पूरे बॉडी टिश्यूज के अंदर विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, जहां पे ये ऑक्सीजन क्या की जाती है, टिश्यूज के थ्रू यूज की जाती है, जहां पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने जब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करी थी तो लास्ट में बाय प्रोडक्ट क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। एटीपी तो सेल्स यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, वो तो वेस्ट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके वेन्स और वेना कावा जो होती हैं कलेक्ट कर लेती हैं, एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इस पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर के जाएगी, आपके राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, एंड राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देगी आपके पल्मोनरी आर्टरी में, एंड अगेन पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, आपके लंग्स तक ब्लड को लेकर के जाएगी, जहां पे इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट किया जाएगा, एंड वापस से सेम साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, मैं एक बार डायग्राम से बता देती हूं आपको। ये देखो, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड आपके एओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हुई, ऑक्सीजन यूज हो गया, CO2 वापस से ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। इस CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा कहां लेकर के जाएगी, राइट एट्रियम के अंदर लेकर के जाएगी। राइट एट्रियम इस ब्लड को कहां लेकर के जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे, एंड राइट वेंट्रिकल इस पूरे ब्लड को पंप कर देगी पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, इस पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेकर के जाएगी, आपके लंग्स के अंदर। तो दिस इज द एंटायर सर्कुलेशन जो आपकी बॉडी में होता है, एंड इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है बच्चों वो हार्ट से 2 बार ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक बार लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, एक बार राइट साइड ऑफ द हार्ट में, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या रहता है, एक तो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता है, प्रॉपर अमाउंट में हम एनर्जी बना पाते हैं, एंड साथ साथ में हम अपने बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर पाते हैं, जो जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली होना
चाहिए आपका, ठीक है। देखो बच्चों, डबल सर्कुलेशन जो होता है उसमें दो टाइप की सर्कुलेशन आती है, ठीक है। एक तो होती है उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होती है उसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं कि सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, देखना। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन की, सॉरी पहले आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन बता देती हूं, ठीक है। पहले मैं बात करती हूं आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन की। तो बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो शुरू होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा था, आपके एओर्टा के अंदर। एओर्टा से ब्लड कहां जाएगा आपका, नहीं सॉरी गड़बड़, हाँ नहीं, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से चालू नहीं होता पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू होता है राइट वेंट्रिकल से, सॉरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा था, आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहां जाएगा, आपके लंग्स के अंदर। लंग्स से ऑक्सीजनेशन होगा और ब्लड कौन कलेक्ट करेगा, आपकी पल्मोनरी वेन। एंड पल्मोनरी वेन इस ब्लड को कहां लेकर के जाएगी, आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर, एंड यहां एंड हो जाता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसे हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड लंग्स इंक्लूडेड है, जो कि आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन बनाते है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका बॉडी का सिस्टम इन्वॉल्व होता है, इसीलिए हम इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को हम कहां ट्रांसपोर्ट करेंगे, एओर्टा के अंदर। एओर्टा इस पूरे ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां लेकर के जाएगी, आपके बॉडी के सिस्टम के अंदर, जहां पे आपके सारे सेल्स ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बॉडी सिस्टम में ये पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होगी और ये ब्लड कहां जाएगा, आपका वेना कावा के अंदर, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना कावा कलेक्ट करके कहां लेकर के जाएगी, राइट एट्रियम के अंदर। एंड राइट एट्रियम के बाद जब आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल पे जाता है, वहां से शुरू हो जाती है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन। यही होते हैं आपके दो पाथवे। इसे हमने डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लड जो है हार्ट से दो बार पास हो रहा है टू कंप्लीट द एंटायर साइकिल, कार्डियक साइकिल, इसीलिए हम इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसमें से एक आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। बच्चों मैंने आपको बताया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन कौन सा होता है, पल्मोनरी कौन सा होता है, इसको आप अपने पास नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आप लोग गड़बड़ करके आओगे तो भाई देख लेना, मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बच्चों आपके कैरियर कंपोनेंट के ऊपर, दैट इज योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में सबसे पहली वेसल कौन सी हो जाएगी बच्चों, आर्टरीज हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आर्टरीज क्या करती हैं, थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल्स होती है, बहुत ही मोटी मोटी सी होती है, देखो कितनी थिक आउटर वॉल है इसकी, ठीक है। छोटा सा ल्यूमन होता है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मेनली, एक्सेप्ट दी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कोई वॉल्व की प्रेजेंस नहीं होती क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो उसके बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व की प्रेजेंस नहीं होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों वेन्स के ऊपर। ये देखो आपकी वेन है, कितनी छोटी सी थिन लेयर ऑफ मसल्स है आपकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना, सारे पार्ट्स तक एक्सेप्ट दी पल्मोनरी वेन। एक्सेप्ट दी बच्चों पल्मोनरी वेन, जो कि आपका एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन को छोड़ करके सारी वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वॉल्व्स की प्रेजेंस होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत ही लो प्रेशर के साथ फ्लो होता है, तो ब्लड के उल्टे जाने का, अपोजिट फ्लो होने का चांसेस हो सकता है, बैक फ्लो होने का चांसेस हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्व की प्रेजेंस देखी जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों कैपिलरीज के ऊपर। एक सेल थिक होती है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम से बनी होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है, ठीक है। दोनों ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड भी एंड डीऑक्सीजनेटेड भी। कोई वॉल्व की प्रेजेंस नहीं होती, बहुत ही लो प्रेशर के साथ ब्लड फ्लो होता है, और ये बेसिकली ना आपके आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। टिश्यू लेवल पे इसे गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज कराना होता है, इसीलिए ये बहुत ही पतली सी होती है, वन सेल थिक होती है, ताकि आराम से डिफ्यूजन हो जाए, ताकि आराम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाए, ताकि आराम से न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट
हो जाएं आपके, ठीक है। तो ये मेजर आपके कैपिलरीज का फंक्शन होता है। बच्चों दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलो तो एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स, इट अकर्स ऑल द टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से तो पानी नहीं होता है, वो तो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये भी सही है स्टेटमेंट। एट नाइट व्हेन ट्रांसपिरेशन इज लो, रूट्स डू नॉट टेक अप वाटर एंड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ इज बाई डायरेक्शनल, बेटा बाई डायरेक्शनल नहीं यूनिडायरेक्शनल होता है। रात में जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता है तब रूट प्रेशर काम कर रहा होता है, तभी भी आपका पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। पानी जो होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू एंटर करता है, तो बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके बच्चों, moving to the new question, next question. During exhalation the exchange of gases takes place between, exhalation के टाइम पे gases का exchange कहाँ पे हो रहा होता है? alveoli of lungs and blood, alveoli of lungs and tissue fluid, blood and body tissues and tissue fluid and blood capillaries। बच्चों exhalation में हमें blood में से lungs के अंदर लेकर alveoli के अंदर लेकर के जाना होता है ताकि alveoli में से वो बाहर की तरफ move कर जाए, तो alveoli of lungs and blood will be the correct answer। क्योंकि एक्सहेलेशन में आपका ये सपोज करो ब्लड वेसल्स हैं एंड ये सपोज करो आपकी कैपिलरीज हैं, इसके अंदर CO2 क्या होता है? हाई होता है ना, एंड एल्वियोलाई के अंदर CO2 क्या होता है? लो होता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहां से जाएगा? हाई टू लो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के बीच में आपका एक्सहेलेशन के टाइम पे टिश्यूज एक्सचेंज होते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, ठीक है। चलो moving on to the next question। चलो identify and name the chambers that receive oxygen rich blood and name the blood vessel which bring it। तो बच्चों bring it में ये दोनों आपकी pulmonary veins हैं, है ना। थर्ड वाली आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में से लेफ्ट एट्रियम तक लेकर के जाती हैं। तो लेफ्ट चैम्बर्स जो हैं आपके, एक तो लेफ्ट एट्रियम एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, और इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स में से लेकर के कौन आता है? पल्मोनरी वेन लेकर के आती है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट एज सीन इन द अबव फिगर। क्या बताया था बच्चों? लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट एक दूसरे से सेपरेटेड अच्छे से रहता है ताकि देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी फॉर्मेशन कर सकते हो, अच्छे खासे अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो? आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारे सिग्निफिकेंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो फॉर द रीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, प्रॉपर एनर्जी बनती है एंड आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हो। अब हम आ जाते हैं बच्चों लास्ट प्रोसेस पे, दैट इज द एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? बच्चों आप लोग इतने सारे प्रोसेस परफॉर्म करवा करके आ चुके हो, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। क्या आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट नहीं हुआ होगा? मेटाबॉलिक वेस्ट नहीं जनरेट हुआ होगा? डेफिनेटली हुआ होगा। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चों तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका अमोनिया, इट इज द मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज्यादा टॉक्सिक यही होता है आपका। दूसरा होता है यूरिया एंड तीसरा होता है बच्चों यूरिक एसिड, ठीक है। तीसरा क्या होता है बच्चों? आपका यूरिक एसिड होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक बच्चों अमोनिया होता है, थोड़ा सा लेस टॉक्सिक यूरिया होता है। हमारी बॉडी में यूरिया ही बनता है, अमोनिया भी बनता है, बट इस अमोनिया को लिवर जो होती है यूरिया में कन्वर्ट कर देती है विद द हेल्प ऑफ यूरिया साइकिल। एंड यूरिक एसिड जो होता है बच्चों वो आपके बर्ड्स में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, या फिर उन एनिमल्स में जो वाटरलेस कंडीशन में, डेजर्ट वाली कंडीशन में रहती हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को सबसे कम पानी चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए, यूरिया को मीडियम पानी चाहिए होता है एक्सक्रीशन के लिए, एंड अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है एक्सक्रीशन करवाने के लिए। तो ये मेजरली फिशेज में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी में से रिमूव करा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट कौन
कौन कौन से हो सकते हैं? अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। हमारी बॉडी में मेजरली यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, अमोनिया जो बनता है उसे यूरिया में कन्वर्ट करा दिया जाता है बच्चों, ठीक है। मेजर आपका जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो आपकी किडनीज होती हैं, किडनीज मेन एक्सक्रीशन कराती हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जिसे हम एसोसिएटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये भी आपका एक्सक्रीशन में मदद करती हैं, बट मेजर रोल किडनी का होता है। लंग्स की बात करें तो वो CO2 रिमूव करता है, स्किन की बात करें तो वो क्या करती है? स्वेटिंग करती है, जिसमें से माइनर अमाउंट ऑफ यूरिया भी एक्सक्रीट होता है, माइनर यूरिया, बहुत ही कम यूरिया एक्सक्रीट होता है। एंड मेजर जो आपका यूरिया एक्सक्रीशन में हेल्प करती है दैट इज योर किडनी, जो कि मदद करती है यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। क्या करती है? हेल्प करती है यूरिन फॉर्मेशन में। ये हो जाता है आपका पूरा किडनी सिस्टम। बच्चों ये किडनी सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके हर एक पार्ट्स पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ किडनीज होती हैं, 2 पेयर होती हैं आपकी, ठीक है। बीन शेप्ड होती हैं, रेड एंड ब्राउन कलर की होती हैं बेसिकली। उसी में से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, ये भी 2 पेयर में होते हैं आपके। ये पूरी यूरिन को आपके किडनी में से कलेक्ट करके कहाँ लेकर के जाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक, जहां पे आपका फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्टोरेज होता है यूरिन का। एंड यूरेथ्रा इज द पोर्शन जहां से आप यूरिन को क्या करते हो? एक्सक्रीट आउट करते हो। यूरिन को आपने क्या कर दिया? एक्सक्रीट कर दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आपका एक रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी इज द वन जो आपके किडनी को ब्लड सप्लाई करती है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। बट रीनल आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है बच्चों। रीनल आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है, भले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों नहीं कैरी करती। रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जो आपके किडनी में से कलेक्ट किया होता है, बट रीनल वेन के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होता है। ये मैंने बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 के पेपर में आ चुका है कि विच आर्टरी और वेन या विच ब्लड वेसल्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीनल आर्टरी लेकर के जाती है, बट उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है आपका, ठीक है। अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन का हर एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी बताने वाली हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चों। हर एक किडनी में, सिंगल एक ईच किडनी में 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी बोलते हैं, दैट इज योर नेफ्रॉन। दैट इज योर नेफ्रॉन, ये आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। हर एक, दोनों किडनी में, आपकी एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं, जो सारी एक साथ मिलकर के आपके यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती है। मैं आपको अभी नेफ्रॉन का हर एक पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूं, तो अब आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो अब मैं बात करती हूं, ये रहा आपका कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका हो गया एक कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है आपका, ठीक है। ये हो गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। इसी में आपका मैं दूसरा येलो कलर यूज कर लेती हूँ क्योंकि रेड तो दिखेगा नहीं इसके ऊपर, ठीक है। ये रहा, है ना। अब मैं आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूं, ध्यान से सुनना। तो बच्चों आपका जो नाइट्रोजनस रिच ब्लड है, नाइट्रोजनस रिच ब्लड जिसके अंदर यूरिया की प्रेजेंस होती है, वो एंटर करता है इस वाली आर्टरी से जिसे हम एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। एफरेंट आर्टीरियोल से आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिच ब्लड एंटर करता है किसमें? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये वाली आपकी इफरेंट आर्टीरियोल होती है। क्या होती है बच्चों? इफरेंट आर्टीरियोल होती है आपकी, ठीक है। उसके बाद ये जो यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। ये हो गया आपका बोमैन कैप्सूल।
ठीक है। ये जो आपको कॉइल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं, हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। एंड ये जो होता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डीसीटी होता है आपका। एंड लास्ट का ये जो पार्ट है बच्चों इसको हम कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना कि यूरिन फॉर्मेशन में मेजरली होता क्या है, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन में मेजरली होता क्या है, देखो यूरिन फॉर्मेशन में मेजरली क्या होता है, यहां से आपका नाइट्रोजनस रिच ब्लड एंटर किया, ठीक है, जिसके अंदर भर भर के यूरिया प्रेजेंट है। ये ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस ना एक तरीके से चाय की छन्नी की तरह काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन करता है, किसकी किसकी फिल्ट्रेशन करता है? पानी फिल्टर करता है, ग्लूकोज फिल्टर करता है, आयंस फिल्टर करता है, अमाइनो एसिड्स फिल्टर करता है। ये फिल्टर करके ब्लड में से कहाँ एंटर होती है? आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर चीजें एंटर होती हैं आपकी। एंड ये बोमैन कैप्सूल से आपका ये जितना भी फिल्ट्रेशन है, जितना भी यूरिया है, पानी है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, कहां एंटर करते हैं? आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एंटर करते हैं, जहां पे यूरिन फॉर्मेशन का सेकंड प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। तो पहला प्रोसीजर मैंने आपको क्या बोला? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, या जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, जहां पे आपके अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, पानी, यूरिया, आयंस फिल्टर होकर के बोमैन कैप्सूल के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये सारी चीजें फिल्ट्रेशन होने के बाद कहां एंटर करती हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, पीसीटी के अंदर, जहां पे सेकंड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन का। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? सिर्फ हमारी बॉडी के लिए यूरिया टॉक्सिक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस और पानी हमारे लिए यूजफुल है, उसे हमें वापस से रीएब्जॉर्ब करने की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करती है? ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड्स को, पानी को, आयंस को, सबको रीएब्जॉर्ब कर लेती है और आसपास में इसके जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उसको दे देती है और ब्लड के अंदर वापस से एंटर हो जाती हैं सारी चीजें, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया आपका सेकेंड, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन का, जो कहां पे होता है बच्चों? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब ये हेनलेज लूप के अंदर आपका सारा का सारा फिल्टर एंटर कर रहा है, जिसके अंदर मेजरली क्या प्रेजेंट होता है? यूरिया और थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है। अब हेनलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है। क्या होता है बच्चों? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, दैट इज थर्ड प्रोसीजर होता है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में ये क्या करता है? आपके आयंस सिक्रीट करता है। क्या करता है? मेजरली आयंस सिक्रीट करता है, पोटेशियम आयन और NH3 आपका, ठीक है, और हाइड्रोजन, ये सब H+, K+, NH3 ये सब सिक्रीट किया जाता है ट्यूब्यूल्स में, जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप में होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और हेनलेज लूप में होता है, यहाँ पे आयंस का सिक्रीशन किया जाता है, K+, पोटेशियम आयन का, H+ का, NH3 का। ये सारे आयंस जो होते हैं बच्चों हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, तो इन्हें हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, ठीक है। एंड साथ साथ आपका जो आपने दवाइयाँ वगैरह ली होती हैं, ड्रग्स वगैरह लिए होते हैं, वो भी आपके ट्यूब्यूलर सिक्रीशन में सिक्रीट करवाए जाते हैं लूप ऑफ हेनले में और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो आपकी जितनी यूरिन है वो पूरी की पूरी, जिसमें पानी की प्रेजेंस होगी, यूरिया की प्रेजेंस होगी, K+ आयंस की प्रेजेंस होगी, NH3 की प्रेजेंस होगी, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी, ये सब इकट्ठा होकर के कहाँ जाता है? आपके कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। एंड ये कलेक्टिंग डक्ट से आपकी पूरी की पूरी यूरिन जो है वो आपके यूरेटर के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती है। यूरेटर से इस यूरिन को कौन कलेक्ट करता है? यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे आप थोड़ी बहुत देर के लिए इसे स्टोर करते हो, फिर आपको अर्ज लगती है, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, जिसको हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन, द अर्ज टू एक्सक्रीट आउट द यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी एंड यूरेथ्रा के थ्रू इसे आप एक्सक्रीट आउट कर देते हो। दिस इज द एंटायर यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसीजर, जो कि आपके नेफ्रॉन के अंदर होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये आपका हो जाता है बोमैन कैप्सूल, ठीक है, ये क्या हो जाता है? आपका बोमैन कैप्सूल हो जाता है, ठीक है। ये बीच वाली क्या हो जाती है? ग्लोमेरुलस हो जाती है आपकी,
ठीक है। ये वाली जो आपकी ये पोर्शन हो जाता है, इसको हम पीसीटी बोलते हैं। ये वाले पोर्शन को हम लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप भी बोलते हैं, आपका दोनों बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड ये आपका हो जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये हो जाती हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट, जो कि आपके किससे कनेक्टेड होती हैं, आपकी यूरेटर से कनेक्टेड होती है आपकी। एंड ये पूरा आपका क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है। ब्लड आपका एफरेंट आर्टीरियोल से एंटर किया, ग्लोमेरुलस में उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद ब्लड पूरा इफरेंट आर्टीरियोल से आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। उसके बाद सारा फिल्ट्रेशन कहाँ जाएगा, बोमैन कैप्सूल के अंदर, जिसमें पानी, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, इन सब की प्रेजेंस होती है आपकी। बोमैन कैप्सूल से ये जाता है आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, पीसीटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दे रही हूं मैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसीलिए बोला है, प्रॉक्सिमल का मतलब पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, ये ग्लोमेरुलस बोमैन कैप्सूल के पास में प्रेजेंट होता है। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब कॉइल्ड होता है, बहुत सारी ऐसे कॉइल्स प्रेजेंट थी, इसीलिए यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी का, ग्लूकोज का, सॉल्ट्स का, अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, बचा कुचा जितना भी माल होता है, आपका यूरिया जो होती है वो आपकी कहाँ होती है, लूप ऑफ हेनले में जाती है। यहाँ पे भी आपका पानी का एब्जॉर्प्शन, सॉल्ट्स का मेजरली Na+ का एब्जॉर्प्शन होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सिक्रीशन करवाया जाता है आपके ड्रग्स का, हार्मोन्स का। वहां पे भी बच्चा कुचा जो पानी और सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स में मेजरली Na+ होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। सिक्रीशन भी होता है आपका, सिक्रीशन किसका होता है, K+ का, H+ का, NH3 का, एंड जो भी हार्मोन्स, ड्रग्स आपने लिए होते हैं वो भी सिक्रीट करवाए जाते हैं। एंड ये जाते हैं सारी चीजें आपकी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जिसके अंदर मैक्सिमम यूरिया एंड थोड़ा बहुत पानी प्रेजेंट होता है। वहां से ये जाता है यूरेटर में, यूरेटर इसे लेके जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, एंड यूरिनरी ब्लैडर थोड़ी देर इसको स्टोर करती है, फिर आपको अर्ज लगती है मिक्सचुरेशन की, और आप इसे यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हो। दैट्स इट अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके प्लांट्स के एक्सक्रीशन की बच्चों, तो प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप से एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं। पहला एक्सक्रीशन आपको लीफ के फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा कि पत्तियां सड़ जाती हैं तो फॉल डाउन हो जाती हैं, तो गिरी हुई पत्तियों के अंदर भी आपका बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट होता है। स्टेम जो होता है वो रेजिन्स, गम्स के फॉर्म में एक्सक्रीट करता है आपका। ठीक है, एंड रूट्स सॉइल के अंदर एक्सक्रीशन कर देती है जो भी वेस्ट होता है आपका। इसके अलावा अगर आपके प्लांट्स रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस केस में वो CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। लेकिन अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन उस केस में बाय प्रोडक्ट वेस्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होती है। इसके अलावा स्टोमेटा से, लेंटिसिल से आपका पानी इवेपोरेट होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वाटर भी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से रिमूव करता है प्लांट्स आपका, क्योंकि प्लांट्स के पास कोई किडनी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग तरीके से अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है बच्चों, दैट इज योर डायलिसिस। कि हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती क्यों है ना। देखो बच्चों, हमें क्या, उस पेशेंट को क्यों पड़ती है, देखो अगर किसी की किडनी फेलियर हो गई, किडनी फेल हो चुकी है, तो या हम क्या करते हैं, या तो उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे, बट हर केस में किडनी ट्रांसप्लांट तो पॉसिबल नहीं है ना, किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है, तो उस केस में हम एक आर्टिफिशियल किडनी लाइक डिवाइस को, सिस्टम को यूज करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से रिमूव कराने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस या फिर हीमोडायलिसिस, क्योंकि ब्लड में से हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो ये हमारी प्यारी सी गुड़ियां हैं जिनका मतलब किडनी खराब हो चुका है, तो हम क्या करते हैं, आर्टीरियल साइड से, कौन से साइड से, आर्टीरियल साइड से इसका ब्लड जो है पंप करवा करके लेकर के जाते हैं आपके डायलाइजर के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूब्स जो होते हैं बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर इस लड़की का
ब्लड फ्लो हो रहा होता है, आर्टीरियल ब्लड, है ना। और इसके आसपास में ये जो ब्लू कलर का आपको सोल्यूशन दिख रहा है, ये आपका डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है, जिसका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन एकदम हूबहू आपके ब्लड की तरह होता है। बस हमारे ब्लड के अंदर, इस लड़की के ब्लड के अंदर यूरिया की प्रेजेंस होगी, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया की प्रेजेंस नहीं होती, बाकी सारी चीजें एकदम सेम टू सेम होती हैं। तो क्या होगा आपका, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब ट्यूब्स में से आपका ब्लड रन करेगा तो ब्लड के अंदर यूरिया था, तो ये यूरिया वाया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से आपके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। इस पूरे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आपका चला जाएगा एंड इसी यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन को हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, यहां से हम उसे फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन देते रहते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली परफॉर्म करवाया जाता है जब तक उसका पूरा का पूरा ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट से रिमूव ना हो जाए पूरे ब्लड को। फिर हम क्या करते हैं, जब पूरा का पूरा ब्लड उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो गया है, इस पूरे ब्लड को हम यहां से कलेक्ट करके क्या करते हैं, आपके इस लड़की के अंदर वेन के साइड से, किस साइड से, वेन के साइड से आपका बॉडी में रिटर्न करवा देते हैं। बच्चों जब हम यहां से आर्टरी से ब्लड निकालते हैं ना, तो उसके अंदर हिपैरिन डाल दिया जाता है। हिपैरिन क्या करता है, एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को कोगुलेट थिक होने से बचाता है। और जब हम वापस ब्लड को इसके बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं तो आपका इस हिपैरिन को रिमूव करवाया जाता है, एंटी हिपैरिन डाला जाता है, ताकि ब्लड वापस से इस बॉडी के अंदर जाए तो उसको कोई नुकसान वगैरह ना देखने के लिए मिले। तो इस तरीके से पूरा आपका डायलिसिस प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ये उन केसेस में परफॉर्म किया जाता है जिनकी बॉडी के अंदर उनकी किडनीज जो हो गई हैं वो डैमेज हो गई हैं। ठीक है, चलो बच्चों एक काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों मैं आपको एक सजेशन दूं, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, वो तब आप लोग पढ़ना केसेस जब आप लोगों को इनके क्वेश्चंस डायरेक्टली समझ में ना आए। अगर आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली समझ में आते हैं, आप आंसर लिख सकते हो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रीडिंग द केस बेस्ड, ठीक है। केसेस रीड करने का टाइम वेस्ट मत करना, आपका टाइम बचेगा, आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो उसमें बोला है नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। अब भी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, दैट इज योर रीनल आर्टरी, जो आपकी किडनी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लेकर के आती है, ठीक है। नेम द क्लस्टर द थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज, जो आपके बोमैंस कैप्सूल में प्रेजेंट होती थी, वो कौन थी, आपकी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उनको हमने ग्लोमेरुलस बोला था, ठीक है। चलो moving on to the next part, that is in the human excretory system name the following parts in which the urine is produced। क्या था, कहां पे बन रही थी आपकी यूरिन, नेफ्रॉन में बन रही थी आपकी यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं where urine is stored, यूरिन स्टोर्ड हो रही थी आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा इसका आंसर। सी विच कनेक्ट्स 1 and 2 मेंशन्ड अबव, यहाँ पे आई थिंक सो ये क्वेश्चन हमें कट कर देना चाहिए क्योंकि डायग्राम नहीं मेंशन है यहाँ पे। विच प्रोवाइड्स, अरे विच कनेक्ट्स 1 and 2, अच्छा ऊपर का ही पूछ रहा है, ऊपर का ही पूछ रहा है, नहीं तो ये कट नहीं होगा आपका, सॉरी कट नहीं होगा आपका। 1 and 2 को कनेक्ट कौन कर रहा था आपका, ऑब्वियसली यूरेटर कनेक्ट कर रहा था। सारी की सारी यूरिन नेफ्रॉन से यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर ही लेकर के जाता है। एंड विच प्रोवाइड्स पैसेज फॉर यूरिन टू पास, अच्छा हमारी बॉडी में से बाहर कैसे निकलती है, वाया दी यूरेथ्रा, वाया दी यूरेथ्रा, वेरी डन। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आप सब लोगों को ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, ये सारे के सारे आपके वो क्वेश्चंस थे जो आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चंस में आ चुके हैं। एंड इवन इसमें से ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड थे। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप जाते जाते सेशन को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वन शॉट, ऐसे अमेजिंग सेशंस आपको और कहीं नहीं यहीं मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर जरूर करिएगा कि जाते जाते आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।